हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 29 ऑफ अगस्त 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में आज अपन जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोविड एंड ऑप्टिमिज्म। कोविड-19 से जो रिलेटेड वैक्सीन्स पे अभी जो रिसर्च हो रही है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, उनका क्या रिज़ल्ट है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का, और साथ में उसको उन रिजल्ट्स को लेकर के क्या ऑप्टिमिज्म निकल के आ रहा है कि क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर अपन आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फिर आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा अपना द फ्यूचर ऑफ हेल्थ, जो अभी नेशनल डिजिटल सिस्टम शुरू किया गया है हेल्थ के लिए। अपन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो डिक्लेयर किया है, अगर वैसे तो ये डिक्लेरेशन से रिलेटेड 3 मेन अनाउंसमेंट हुई थी। इंडिपेंडेंस डे के दिन की बात करें 15 ऑफ अगस्त को, तो उससे रिलेटेड मैंने तीनों के बारे में, 3 जो अनाउंसमेंट थे उनके से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप देख लो, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फिर उसमें अपन देखेंगे कि फ्यूचर कैसे रहेगा हेल्थ का जब डिजिटाइजेशन आ जाएगा हेल्थ सिस्टम में, ठीक है। फिर थर्ड आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे अ केस फॉर इक्वालिटी। अभी जो रिजर्वेशन को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, तो उनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं, उनके बारे में देखेंगे। और फिर लास्ट में अपन बात करेंगे पाकिस्तान का अभी क्या रवैया चल रहा है इंडिया को लेकर और ऑल ओवर वर्ल्ड पे। इन दोनों आर्टिकल्स में एक तो ये द क्लटर्ड चेसबोर्ड और दूसरा है ये आपका लेट्स इमेजिन पीस। तो इन दोनों आर्टिकल्स को अपने एक साथ कंबाइन करके एक साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें अपने पूरा एक सिनेरियो क्लियर होके आएगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अपना आर्टिकल रहेगा आज का, वो है कोविड एंड ऑप्टिमिज्म। ये आर्टिकल लिखा गया है राजीव दास गुप्ता के द्वारा। अभी कोविड वैक्सीन को लेकर के अपन देखें तो एक ऑप्टिमिज्म निकल के आ रहा है। जिस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड्स को लेकर के अपन सोचते हैं ना कि किस तरीके से क्या आउटकम होगा, तो गोल्ड के लिए जब जैसे ही भाव बढ़ते हैं तो लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लोग खरीदना बेचना, वो सारी चीज़ें, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे भी देखा जा रहा है कि अभी कोविड-19 का जो वैक्सीन आ रहे हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म चल रहा है कि बहुत सब अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई वाला जो ट्रेंड चल रहा था प्रीवियस, अगर प्री कोविड कंडीशन से देखा जाए, तो वो चीज़ें अभी प्रिवेल करना शुरू हो गई हैं। तो ये जो ऑप्टिमिज्म है ये हर एक सेक्शन पे आपको प्रिवेलेंट दिखेगा, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, या फिर कॉमन मैन हो, सब में एक कॉन्फिडेंस आपको दिखाई दे सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये ऑप्टिमिज्म बेसलेस है या विद बेस है? तो यहाँ पर जवाब दे रहा है राइटर कि ये एंटायरली अनफाउंडेड तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो सब्सटेंसिव चीज़ें हैं इसमें। कैसे? क्योंकि जो अभी SARS-CoV-2, ठीक है, जिसको कोविड-19 अपन बोल रहे हैं, इसका अगर क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें वैक्सीन्स की, तो उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एंटीबॉडीज़ जो जनरेट हो रही है लोगों में जिन पर ट्रायल किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कैसे? कि जो वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो वायरस का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, क्राउन की तरह होता है और उस पर स्पाइक्स निकले होते हैं वायरस के बाहर। तो वायरस के बाहर जो स्पाइक्स निकले होते हैं वो एक तरीके के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो लेबोरेटरी कंडीशन में जब ये वैक्सीनल ट्रायल किए गए तो वहां पर एंटीबॉडीज ने अच्छे से परफॉर्म किया। कैसे? कि जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं वायरस के बाहर, तो वो क्या करता है, उनसे ये एंटीबॉडी जो बन रही है वैक्सीनेशन के बाद में, वो जल्दी से बाइंड कर पाती है और वायरस को न्यूट्रलाइज करने में सक्सेसफुल देखी गई है। इससे क्या है कि ये जो वैक्सीन्स जो डेवलप हो रहे हैं ट्रायल बेसिस पे जिनको देखा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी इंश्योर करने में सक्सेसफुल रहे हैं अभी तक कि वायरस अगर हल्का फुल्का म्यूटेशन भी कर रहा है, अपनी खुद की स्ट्रेन में चेंजेस भी लेके आ रहा है, तो वो भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, वैक्सीन के इफेक्ट को नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स कि एंटीबॉडी जो वैक्सीन की वजह से जनरेट हो रही है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है जिसको अपन ऑप्टिमिज्म से अपन यहाँ पे टर्म दे रहे हैं, जिसको सेवरल कैंडिडेट्स हैं जो कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं और फेज़ 3 में अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है। अब फेज़ 3 है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत निर्णायक रहता है, क्योंकि इसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स, मतलब 10,000 से भी ज़्यादा लोगों पर ये ट्रायल लिए जाते हैं और साथ में ये भी चेक किया जाना होता है कि किस सेफ्टी और एफिकेसी के साथ में, इफेक्टिवनेस के साथ में ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इस फेज़ 3 के ट्रायल्स का। असली टेस्ट तो
कंटिन्यू देखने पे पता पड़ेगा जब एक सर्विलेंस सिस्टम प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा। क्यों? आपने ट्रायल दे दिए, अब ट्रायल के फिर अब फेज़ फर्स्ट और सेकंड आपने जल्दी जल्दी कर दिए, अब थर्ड ट्रायल भी आप ले रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए कि आपको थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, जिसमें अपने को ये देखना चाहिए कि जब मार्केट, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा लोगों पे आप ट्रायल करते हो तो एक तरीके से मार्केट वाली अप्रोच आ गई। तो उस केस में आप देखोगे कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और किस तरीके से मार्केट में जब ये इंप्लीमेंट होते हैं इंजेक्शन का, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसके क्या इफेक्ट आएंगे, इनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और रियलिटी चेक की अगर बात की जाए तो अभी सार्स और मर्स ये एक स्ट्रेन है, ठीक है, सार्स को 2। इसके अलावा सार्स और मर्स कोई नए वायरसेस नहीं है, ये तो बहुत डिकेड्स पुराने हैं, मतलब 2-3 डिकेड्स पुराने हैं, जहाँ पे इनको रिकग्निशन मिल चुका है इन वायरसेस से जो बीमारियां होती हैं, पर अभी तक भी कोई लाइसेंस्ड इफेक्टिव वैक्सीनेशन या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठाता है कि अभी तक अगर 2 दशकों से ज़्यादा या 1 दशक से ज़्यादा टाइम में अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है सिमिलर बीमारियों के लिए, तो अभी आप कुछ महीनों में कैसे डेवलप कर सकते हो? ये थोड़ा रियलिटी चेक आता है। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन प्रोडक्शन को इंश्योर करेंगे, और वो भी हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड वे में, जो आज तक नहीं हुआ है उस वे में क्विकली इंश्योर किया जाएगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। ये चीज़ अपन ने सुनी थी प्राइम मिनिस्टर के स्पीच पे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, ठीक है। इंटरेस्टिंग केस क्या आ रहा है कि यूएसए में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वार्प स्पीड। ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट आ गई है, ठीक है। तो ऑपरेशन वार्प स्पीड जो है उसमें टारगेट ये रखा गया है कि 300 मिलियन डोसेज को आप सेफली इफेक्टिवली डिलीवर करोगे लोगों के बीच में यूएस में। कब तक? जनवरी 2020 तक, इंक्लूडिंग जब डेवलपमेंट हो जाए पूरा तब तक। इसमें व्हाइट हाउस ने लगभग $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स के लिए, मतलब 6 वैक्सीन जो डेवलप हो रहे हैं उनके ऊपर लगभग $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अब टेंशन की यहाँ पर क्या है, वो ये है कि जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं वो एडिक्वेट नंबर लोगों तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ट्रायल का क्या रिजल्ट है क्या नहीं, मतलब हरी अप, जल्दबाजी में सारे काम हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनीज को यहाँ पर प्रेशराइज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि भाई आपने जो अपनी अभी तक प्रैक्टिसेस देखें वैक्सीन डेवलप होने में, जब डिकेड लॉन्ग टाइम लगता है, 5 से 10 साल, कई बार 12 साल तक भी लगता है, 18 साल भी लग जाते हैं वैक्सीन डेवलप होने में, उन वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए आप बोल रहे हो कि भाई 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आप डेवलप करो। तो ये जो प्रेशर बनाया जा रहा है कंपनीज पे, ये कहीं ना कहीं अपने आप में रिस्क वाला है। दूसरी चीज, आप ट्रायल्स जो कर रहे हो, मल्टीपल ट्रायल्स साइमल्टेनियसली कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन तो आप ले ही नहीं रहे। कहने का मतलब देखो, आज अगर वैक्सीन कोई डेवलप होता है उसको कहीं पे ट्राई किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फेज 1, अब आप एक जगह पर अप्लाई कर रहे हो उसको फेज 1 बोल देते हो, और उसके कुछ दिनों के अंदर ही दूसरी जगह अप्लाई करके आप बोल रहे हो फेज 2, और उसके कुछ दिनों के अंदर या फेज 3 में भी आप एंटर हो गए। तो भाई फेज 1 में जो आपने वैक्सीनेशन दिया उसके लॉन्ग टर्म क्या रेपरकशंस आ रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, वो तो आपने देखे ही नहीं। तो ये अपने आप में एक वरीसम चीज निकल के आ रही है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट्स एक जल्दबाजी दिखा रही है इस बीमारी के लिए, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। ग्लोबल हेल्थ एंड गेम की बात करें, इस पूरे सिस्टम में अगर कोविड-19 को अगर ओवरकम करना है तो इसमें सबसे पहला टारगेट है कि इक्विटेबली अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो वैक्सीनेशन सभी को वर्ल्ड वाइड। सेम टाइम पे देखा जाए तो हमें कोविड स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 जैसे आउटब्रेक हुआ है तो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज इन जनरल, इंडिया इन पर्टिकुलर, यहाँ पर हेल्थ इनइक्वालिटीज कहीं ना कहीं सामने आती हुई दिखाई दे रही है कि शहरों में या फिर गाँवों में क्या गैप है हेल्थ सर्विस अवेलेबल होने में। दूसरा, आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स की बात करो या फिर कोई भी पीपीई किट्स, इनकी बात भी करें, आज तो चलो ठीक है प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, बट रियल में जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था तो अपन ने देखा था कि शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी को शो करता है। WHO डायरेक्टर जनरल जो हैं उन्होंने ये कहा है कि पेंडेमिक को हमें पूरा
कंट्रोल करना है तो ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई फेलियर नहीं आना चाहिए। अगर एक देश के पास में वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वो इंश्योर करे कि वर्ल्ड के कोने कोने तक वो वैक्सीन पहुंचे जहां जहां पर कोरोना के केसेस हैं। तो कहने का मतलब नेशनलिज्म को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। नेशनलिज्म ने परिस्थिति को और ज़्यादा एग्जर्बेट कर दिया है। इसीलिए उन्होंने एक अर्ज की है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई वैक्सीन नेशनलिज्म से आप बचो, क्योंकि वैक्सीन नेशनलिज्म जैसे आज मान लो रशिया ने स्पुतनिक वी करके एक वैक्सीन डेवलप किया, वो सक्सेसफुल रहता है अपने सारे ट्रायल्स में, और वो कहता है कि मैं तो मेरे लोगों को ही पहले दूंगा, फिर उसके बाद में सबके ऊपर सोचूंगा। और दूसरा ये देखिए कि खुद के बेनिफिट देखना शुरू कर दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस रख दे उसके। तो उसकी वजह से आप इक्विटेबल अवेलेबल कैसे कर पाओगे, एक अफोर्डेबिलिटी कैसे इंश्योर कर पाओगे एक एक सेक्शन का सोसाइटी का अगर बात की जाए तो कहने का मतलब यहां पर ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम जो है वो एक ऑनर को 20 साल का एक तरीके से ऑनरशिप देता है। अगर कोई भी वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की लगभग 20 साल का एक स्टैंडर्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसी को फॉलो किया जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए WHO और वर्ल्ड के और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनमें बात करें EU की, इन्होंने मिलकर के एक कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, जिसमें ये टारगेट है कि कैसे भी करके सारे पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स को आप कैसे भी करके आप अवेल करा सको मटेरियल या वैक्सीनेशन इजी कंडीशंस पे। इसके लिए कुछ नेशन स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया वो कंपलसरी लाइसेंसिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि पेटेंट अगर कोई कंपनी ले लेती हो तो देखो यार 20 साल का हो गया, अब अगर 20 साल में वो 20 साल तक लगातार कोविड-19 या कोविड जो वैक्सीन आएगा उसको अगर अच्छी खासी रेट पे बेचेगा तो हमारे गरीब लोगों को कैसे मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, IPR जो सिस्टम है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ पर कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू जो जेनेरिक ड्रग्स डेवलप करने के लिए बोला जाता है कि हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग कर रहे हैं, जिससे कि गरीब लोगों तक सस्ते में दवाई पहुँच सके। तो उसके ऊपर भी कुछ देश काम कर रहे हैं। WHO जो है अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलके, जिनमें से अगर देखें तो एक सेटअप शुरू किया है कोलिशन, जिसका नाम दिया गया है कोवैक्स। तो ये भी आप याद रखना, कोवैक्स किससे रिलेटेड है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। तो कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, अब इस नाम से ही अपने को पता पड़ रहा है कि कैसे भी करके जो रिच कंट्रीज हैं उनको एक तरीके से बुला करके और उनसे साइन करवा ले कि भाई आप एक चीज़ ये तो कंफर्म करो कि आप जिन वैक्सीन कैंडिडेट्स पे पैसा लगा रहे हो वो कहीं गलत वैक्सीन कैंडिडेट्स तो नहीं है। साथ में जो आप मॉडल यूज़ कर रहे हो उनको फुली टेस्टेड रखो, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जितने भी वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल हो रहा है, जिन मॉडल्स पे वो काम कर रहे हैं, उन मॉडल्स का फुली टेस्ट होना बाकी है। तो ये भी अपने आप में एक सवाल उठाता है यहाँ पे। तो WHO इस चीज़ को लेके ऑलरेडी कंसर्न्ड है। अगर यहाँ पर कोई ब्रॉड एग्रीमेंट भी निकल के आता है जिसमें कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को कहीं ना कहीं हमें साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोक्योरमेंट और उसके बाद में जहां पर केयर की ज़रूरत है उन पॉइंट्स पे वैक्सीन का अवेलेबल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आशा को लेकर के कि हाँ कि वैक्सीन जो है सक्सेसफुल रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर अपन देख सकते हैं कि हेल्थ सेंटर्स जो है वहाँ पर डिमांड साइड स्टोरी क्या है वो भी तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि चलो वैक्सीन तो सक्सेसफुल हो गया पर डिमांड क्या आ रही है वो भी तो देखनी पड़ेगी। WHO ने एक बात कही है स्ट्रेटेजिक एलोकेशन। स्ट्रेटेजिक एलोकेशन का मतलब जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एक होता है ना कि कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को ध्यान में रखने की बात की है। तो WHO ने अपना स्ट्रेटेजिक एलोकेशन जो फोकस किया है वो रखा है, एक तो हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं, कोविड-19 से डायरेक्ट डील कर रहे हैं ये। दूसरा जिनकी उम्र 65 साल से उम्र है। तीसरा जिनके ऑलरेडी कोई क्रॉनिक बीमारी चल रही है, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट से रिलेटेड, कार्डिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई कैंसरस
पेशेंट है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जहां पर हाई मोर्टेलिटी रिस्क है कोविड-19 को लेके, उनको स्ट्रेटेजिक एलोकेशन मतलब उनको फर्स्टली टारगेट करने की बात कही है। ऐसे ही यूएसए में जो ACIP है, यूएसए का CDC's एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस, उन्होंने भी कुछ टारगेट बनाए हैं जिसमें 5 टीयर स्कीम बनाई है, जिसमें उन्होंने टारगेट जो किया है, सबसे पहला तो किया है रेस और एथनिसिटी। क्योंकि हो क्या रहा है कि कोविड-19 के ज़्यादातर जो एक मोर्टेलिटी केसेस जो आए हैं वो देखे गए हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स में, तो एक तो ये टारगेट किया गया है। इनके अलावा ज़्यादा जो मोर्टेलिटी रही है यूएसए में वो रही है हिस्पैनिक्स और या फिर नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी, तो कहने का मतलब उधर ज़्यादा फोकस है। दूसरा, गरीबों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तीसरा, जिनके पास में, गरीबों के पास में हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी कम है, उनको फोकस किया जा रहा है। क्राउडेड कंडीशन में जो रहते हैं, साथ में जो बीमार ज़्यादा हैं और जो काम से कहीं ना कहीं दूर हैं उनको, और साथ में कस्टोडियल पॉपुलेशन जो एक साथ रहते हैं ना जेलों के अंदर, अगर किसी को रख रखा है, या फिर होमलेस शेल्टर्स जो होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी अपन देखिए तो कम एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस ज़्यादा दिखाई देती है, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और फिर बाद में जो प्रायोरिटी रखा गया है वो है टीचर्स, जो कि इंडोर अभी भी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में कन्फाइंड है, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएसए में बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स के इन्फेक्शन हुआ है स्कूल और ये कॉलेजेस वापस स्टार्ट करने के चक्कर में। ठीक है, इसी तरीके से इंडिया ने भी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI स्टैब्लिश किया है। वो भी इसी चीज़ को लेके टास्क्ड है कि भाई कंट्री में हमें एक प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें सबसे पहले किसको टारगेट करना है। तो इनको ज़रूरत है कि जो डाइवर्स वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, और साथ में ये देखें कि सोशली और पब्लिक हेल्थ को हम किस तरीके से एथिकली उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हमें अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी परफेक्ट डेटा कलेक्शन भी नहीं है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है आप कुछ भी करो वो सोशली और एथिकली आप अच्छे से बैलेंस्ड वे में इंश्योर कर सको। इंडिया की अगर पोजीशन को रिकॉग्नाइज करें, तो जो स्पीच दिया था पीएम ने, उसमें ये बोला था कि हमारा टारगेट है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हर एक पर्सन को वैक्सीनेशन अवेलेबल कराई जाए। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ हम हेल्थ मिनिस्टर के स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि हर एक चीज़ अगर सही दिशा में सही तरीके से एग्जीक्यूट होती है तो इंडिया है वो इस साल के एंड तक आते आते वैक्सीन डेवलप कर पाएगा और इंडिया के अवेलेबल हो पाएगा, और साथ में कुछ और महीने जब वो पूरा मास लेवल पे प्रोडक्शन होगा वो और मान लो। तो ऐसे करके 2021 आते आते या 21 स्टार्टिंग तक आपके पास में वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दीज टू लीडर्स, हेल्थ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वैक्सीनेशन मेकर्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम प्रोडक्शन करें और किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली हम फोकस कर सकते हैं इस बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए। करंट स्ट्रेटेजी को देखें तो वो प्रोडक्शन को इनेबल करना और मार्केट रेडी बनाना होना ज़रूरी है, जिससे कि लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। नहीं, मान लो प्रोडक्शन हो रहा है फॉर एग्जांपल गुड़गांव में, और सप्लाई जो है वो नॉर्थ इंडिया में तो अच्छे से इंश्योर हो रही है पर साउथ इंडिया में नहीं हो पा रही, या फिर ये मान ले नॉर्थ ईस्ट में नहीं पहुँच पा रही है वैक्सीन, या फिर ये मान ले कि गाँव में नहीं पहुँच पा रही है, या फिर रूरल रिमोट एरियाज है वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि हर एक इंसान, हर एक पर्सन जो है उसको एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, वो ऑप्टिमम है इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं अब वैक्सीन मिल जाएगा और अपन एक इजी वे में इजी लाइफ को कैरी ऑन कर सकते हैं। पर इसके साथ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारे टारगेट्स के लिए कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करती है। चाहे वो नॉलेज की बात हो, लोगों के बीच में लोग डर रहे हैं केसेस को, मतलब टेस्टिंग करवाने से डर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक इशू ही रहा है। दूसरा, जो डाइवर्स पॉपुलेशन है वहाँ पर ओपिनियन का भी एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है। ठीक है, कि कौन मानता है कि हाँ वैक्सीन सही है, कोई बोलता है कि इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ें, इकोनॉमिक बर्डन भी है, रही सही में रिसेशन चल रहा है तो वो अपने आप में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू सोर्सेज कम पड़ रहे हैं। इसी तरीके से इन सारी प्रॉब्लम का इंटरकनेक्टेड नेचर है, उसको हमें टारगेट करना पड़ेगा, और साथ में हमें डिलेमा से बाहर निकलते हुए
टारगेट करना पड़ेगा कि कैसे भी करके हम प्रायोरिटी फिक्स करें और जल्दी से जल्दी एक बैलेंस्ड वे में, जिसमें इकोनॉमिक्स की बात करो, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाइज बात करो, या पब्लिक गुड के हिसाब से बात करो, या प्राइवेट प्रोडक्शन की बात करो, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, हर तरीके से हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी कि एक वायबल वे में लोगों के पास में वैक्सीन अवेलेबल हो, तो दूसरी तरफ कंपनीज भी घाटे में न जाए। पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अभी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन अवेलेबल कराया जाए लोगों को, जिससे कि वो अपनी इजी गोइंग लाइफ को कैरी ऑन कर पाएं। ठीक है, तो ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं एक बैलेंस को बनाने की, चाहे रियलिज्म की बात करें चाहे कैसे। और ये अगर प्रॉपरली टैकल कर ली जाती है ना सिचुएशन, तो ये कोई एम्बिशियस टारगेट नहीं होगा, अचीवेबल है इजीली। ठीक है, राइटर के अकॉर्डिंग। तो चलिए, एक आर्टिकल अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्यूचर ऑफ हेल्थ। ये आर्टिकल लिखा गया है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उनके द्वारा। देखो, अभी इंडिपेंडेंस डे के दिन जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसको लॉन्च किया गया है, और वो भी तब जब कोविड-19 पेंडेमिक को फेस किया जा रहा है कंट्री वाइड। ये मिशन अपने आप में एक गेम चेंजिंग पॉलिसी वाला इनिशिएटिव है, वो भी तब इन 21st सेंचुरीज इंडिया। ये जो मिशन है ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, रेवोल्यूशनाइज करने वाला एफर्ट है, जिससे कि हमारी हेल्थ सर्विसेज को रियल फॉर्म में, जो हमारा विज़न है कि हर एक सिटीज़न के पास में ये हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ सर्विसेज डिलीवर होनी चाहिए, जो कि हमारे पीएम का विज़न है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने में कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम बताया जा रहा है। प्रिंसिपल अगर देखें कि किन बेसिस पे ये पूरा सिस्टम काम करेगा एनडीएचएम, तो इसमें इंक्लूसिविटी, सबको बराबर, एक्सेसिबिलिटी, हर कोई अप्रोच कर सकता है, अफोर्डेबिलिटी, ज़्यादा महंगा ना पड़े, एजुकेशन, जिससे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए, एम्पावरमेंट, कोई भी अपने आप को वीक ना फील करे, वेलनेस, कि कैसे भी करके सबकी लाइफ इजी रहे, पोर्टेबिलिटी, ऐसा नहीं कि आपके पास में रूरल अर्बन डिवाइड है, अपर लोअर क्लास डिवाइड है, ऐसा नहीं, प्रिवेसी, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपका डेटा स्टोर सिक्योर रहे, और साथ में सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन, कि कोई भी हैकर हमारा डेटा कहीं ले ना जाए, और साथ में अगर कुछ काम हो, अगर कोई डिजिटल डेटा बेस्ड अगर कोई एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है हेल्थ सिस्टम के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क सम ना हो। तो कहने का मतलब एनडीएचएम जो है वो इस पूरी चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक बैकबोन की तरह साबित होगा और नेसेसरी था। इसी तरीके से अगर इसके की प्रिंसिपल्स के अलावा की बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें, तो इसमें हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन, ई फार्मेसी, ये सारे इसके बेसिक ब्लॉक्स हैं। इस मिशन का टारगेट क्या है कि जो डेस्परेट स्टेक होल्डर्स हैं, जो चाहते हैं कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथन हो, उनको साथ लाने का काम करेगा। इससे अल्टीमेटली हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो अपने आप में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखेगा। तो एनडीएचएम जो है उसका पर्पज है यूनाइटेड नेशन का जो एक टारगेट लिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक सबसे बड़ा टारगेट है, जिसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि कैसे भी करके मतलब हेल्थ को एक्सेस करने में जो फाइनेंशियल रिस्क है उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। वहाँ पर एक मतलब सिटीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो, उसको क्वालिटी एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी हो, और हर एक सिटीजन के लिए ये पॉसिबल हो। तो एसडीजी को भी इंश्योर करने में ये डेफिनेटली एक माइलस्टोन का काम करेगा। अगर अपन बात करें डिजिटल इंटरवेंशन की वजह से, तो देखो डिजिटल इंटरवेंशन जब किसी भी सिस्टम में गया है तो वहां पर आपको बेटर आउटकम देखने को मिले हैं। ये बात बिल्कुल सही है, रिस्क भी साथ में आती है, पर आउटकम्स जो हैं वो भी बेटर आपको दिखाई देते हैं। इससे बढ़िया कोई और बेटर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा जहां आप आयुष्मान भारत की बात ना करो। आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के अंडर में चलता है, तो उसमें अपन देखें तो वहां पर आप देख पा रहे हो कि लगभग 1.2 करोड़ कैशलेस सेकेंडरी और टर्शियरी केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जा चुके हैं। वो भी किस पे? इंडिजीनसली, हमारी लोकल
जो आईटी प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू। तो ये अपने आप में एक कहते हैं ना कि बेस्ट एग्जाम्पल है कि हाँ, हम सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। साथ में हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है वो भी डिप्लॉय कर रहे हैं, जैसे आरोग्य सेतु, जहां पर डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। उनके लिए पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स भी ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आरोग्य सेतु जो कि अपने आप में एक इनोवेटिव स्टेप था, जिसमें एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम, जो रियल टाइम में आपको पता पड़े कि आपके नियर बाई, आपके विसिनिटी में कितने केसेस आए हैं और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि आप अपने आप को ट्रीटमेंट प्रॉपर प्रोवाइड कर सको और कम्युनिटी की एक जो सिक्योरिटी है कोविड-19 के अगेंस्ट में वो आप इंश्योर कर सको। तो आरोग्य सेतु और आयुष्मान भारत, ये दो अपने आप में अच्छे कदम हैं। और इस कोविड-19 पेंडेमिक में जो टेलीमेडिसिन का जो इनिशिएटिव लिया गया है वो भी अपने आप में एक अच्छा एग्जाम्पल शो करता है। तो कहने का मतलब, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन अगर एंडिवर हमारी होती है, हम जो टारगेट करते हैं, तो वो ग्रेट पोटेंशियल रखती है कि हम इन चीज़ों से वेलफेयर, जो हेल्थ केयर वेलफेयर है, वो अपन इजीली और इफेक्टिवली इंश्योर कर सकते हैं। की स्टेक होल्डर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो, या फिर सिटीजन इन पर्टिकुलर अगर बात करें, तो वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत खुश हैं। तो NDHM जो है, इसका प्रोडक्ट है, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको हम इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस से देखें, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सोशल वेलफेयर स्कीम्स कंडक्ट कराई जा रही है, चाहे इंडिया की बात करें अपन, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन, जहाँ पर आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है, सीधा ट्रांसफ़र होता है अकाउंट में, बिचौलिए सारे हट चुके हैं। तो कहने का मतलब, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सोशल वेलफेयर स्कीम जितनी भी चलाई गई हैं, उनके आउटकम्स भी अगर देखें तो टेक्नोलॉजी ने अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सिटीजन्स के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हुई दिखाई देती है, और वो ही यहाँ पर इस पूरे सिस्टम का कोर है, मेन थीम है। तो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं राइटर। पहला प्रिंसिपल कि आप डेटा शेयरिंग जो करोगे वो वॉलेंटरी होगी, क्योंकि कंसर्न है कि भाई यहाँ पर डेटा जो है चोरी ना हो जाए, या फिर बिना कंसेंट लिए किसी भी पेशेंट का डेटा आप एक्सेस ना कर लो। तो यहाँ पर वॉलेंटरी स्कीम है, जिसमें हेल्थ आईडी जो होगी वो वॉलेंटरीली सिटीजन्स के लिए बनेगी, वो चाहेंगी तो बनेगी, ठीक है। और वो चाहेंगे तभी वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, जो डॉक्टर्स हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी अपने हिसाब से दे पाएंगे। तो कहने का मतलब, ये कंपलसरी स्कीम नहीं है, कोई भी सिटीजन चाहता है तो वो बनवा सकता है, जिससे कि वो हेल्थ केयर को सिंपलर और स्ट्रेस फ्री वे में एक्सेस कर सके। और साथ में एक चीज़ और बोल रहे हैं कि हेल्थ आईडी अगर आप नहीं भी बनवाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं कर सकते, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो ये एक अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है, आप अपने खुद की हेल्थ अकाउंट और हेल्थ आईडी है उसको जनरेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आपकी कॉल है। दूसरा, जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास या तो आधार हो या फिर मोबाइल नंबर हो ऑथेंटिक, तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी। तो उसके साथ में आप अगर बेसिक एड्रेस रिलेटेड या ईमेल आईडी रिलेटेड कोई भी डेटा और दे देते हो तो आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। तो कहने का मतलब, आधार का होना भी मैंडेटरी नहीं है, जो बहुत, और मोबाइल तो आजकल एक्सेस लगभग अच्छे खासे, आधार या फिर मोबाइल, दोनों में से कोई एक चीज़ तो अवेलेबल होती ही है सबके पास में। दूसरी चीज़, सेकंड जो प्रिंसिपल बता रहे हैं वो ये कि आप पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड की एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हो। जो हेल्थ आईडी होल्डर है वो जब तक अपनी कंसेंट नहीं देगा तब तक एक्सेसिबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाएगी। तो आप देख सकते हो कितना एक सिक्योरिटी पर्सपेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में ये जो शेयरिंग होगी इन्फॉर्मेशन की, ये 1 घंटे से लेकर के आप चाहो जितने टाइम तक, लंबे से लंबे अनलिमिटेड टाइम तक वो एक्सेसिबिलिटी आप इंश्योर कर सकते हो कि भाई डॉक्टर के पास में वो चीज़ अवेलेबल है। मन में आए तब आपकी आईडी एंटर कर दे, आप कोई कंसल्टेशन ले रहे हो तो वो डिटेल चेकआउट कर ले कि भाई प्रीवियस क्या ट्रीटमेंट था, अब क्या देना है, और रातों रात भी आप अपने ट्रीटमेंट को एनालाइज करवा सकते हो, डॉक्टर की कंसल्टेशन ले सकते हो, वो सारे बेनिफिट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, कंसेंट जो है वो आपके हाथ में, और आप मन में आए तब विड्रॉ भी कर सकते हो। ये भी एक अच्छा इसका प्रिंसिपल है। तो जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है वो सिटीजन्स को अपना खुद का डेटा स्टोर और एक्सेस करना ये इंश्योर करेगा। वो भी पर्टिकुलर बात करें तो हेल्थ डेटा, क्योंकि अभी अपन हेल्थ सेक्टर की ही बात कर रहे हैं।
तो जब एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अगर कहीं एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है तो वो आपको एम्पावर भी करती है, और ये भी यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है कि आपके हाथ में उसका कंट्रोल है, जिससे कि आप पब्लिक हेल्थ रिकॉर्ड को खुद से टैकल कर सको। आप कंसेंट दोगे तो ही वो एक्सेसिबल होगा किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या फिर कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर। इसी तरीके से थर्ड अगर देखें प्रिंसिपल, तो एनडीएचएम का वो ये है, यूनिवर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बेसिस ये काम हो रहा है, आपके अधिकारों को ब्रीच नहीं किया जाएगा, चाहे वो बहुत सारे राइट एक्ट हैं, चाहे वो आधार कार्ड एक्ट हो या आईटी एक्ट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, या फिर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2019 में आया था पार्लियामेंट में, अभी होल्ड पे है, चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है कमिटीज़ में। तो इन तीनों का भी कहीं ना कहीं, कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने लॉज हैं उनका भी यहाँ पर रेफरेंस लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिटीजन सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जो जजमेंट्स हैं, जहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन सबको साथ में लेकर के ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो इस मिशन का टेक्निकल फाउंडेशन जो है वो अपन देख सकते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट पे। वो जो है, जो मेन बेसिक थीम आती है वहाँ पर, वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में इसका आइडिया आया था, उसी के बेसिस पे ये बनाया गया है। तो यहाँ पर प्रिवेसी और सिक्योरिटी इन दोनों को भी कहीं ना कहीं अपहेल्ड करने की बात की जा रही है इस एनडीएचएम सिस्टम में। तो कहने का मतलब सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि जितनी पॉलिसीज या लॉज हैं उनके थ्रू या उनको वो एक तरीके से अपहेल्ड करे, उनके अगेंस्ट में ना जाए। चौथा जो है पिलर या प्रिंसिपल, वो है कि हम ये जो डिजिटल मिशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे रीजन है जहाँ पर अनकनेक्टेड मासेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है ये बता रहे हैं कि भाई इस रियलिटी को भी हमने अकाउंट किया है और हमने एक स्पेशलाइज सिस्टम डेवलप किया है जिसमें ऑफलाइन मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जिनकी डिज़ाइनिंग ऐसी है कि वो रीच आउट कर सकते हैं अनकनेक्टेड रीजन्स में, रिमोट एरियाज में, चाहे वो इलिटरेसी वाली बात हो या हिली रीजन हो या ट्राइबल पॉपुलेशन हो या फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हो कोई भी सोसाइटी का। तो कहने का मतलब सबके लिए एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना एक सबसे प्राइम टारगेट रहेगा इस रेवोल्यूशन का। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आशा, आंगनवाड़ी, इन सब को इनेबल किया गया है, एम्पावर किया गया है कि जिससे कि सिटीजन्स तक एक एक चीज़ अप्रोच हो, डिजिटल टेक्नोलॉजीज उनके साथ में एक इंटीग्रेशन ला सके अपन सोसाइटी में। तो इसी से तो हम सबका साथ और सबका विकास ये इंश्योर कर पाएंगे। फाइनली जो मेन प्रिंसिपल है वो है इक्वली इम्पॉर्टेंटली, कि जो एनडीएचएम की डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनाई गई है कि सारे की जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो या सिटीजन हो, किसी के बीच में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो विदाउट बिलीफ, ट्रस्ट या एडॉप्शन, हम अगर विश्वास नहीं करेंगे, इन चीज़ों को मानेंगे नहीं, तब तक ये जो टारगेट अपन ने अभी तक डिस्कस किए वो अचीव होना मुश्किल है। तो यहाँ पर राइटर लास्ट में यही कहते हैं कि हमें जो डिजिटल हेल्थ नेशन बनाना है, एनडीएचएम का जो टारगेट है वो अपने आप में एक प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, थिंक बिग, बड़ा सोचो, शुरुआत छोटी करो और स्पीड आपकी सही रखो, स्केल फास्ट, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है आत्मनिर्भर भारत बनना, उसके लिए हेल्दी नेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आर्टिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ केस फॉर इक्वालिटी। अभी क्या है, 5 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है और इन्होंने ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो क्लासिफाई कर सकती हैं शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, क्योंकि रिजर्वेशन जब से मिला है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, उसके बाद में क्या है, उनके अंदर मतलब उस सेक्शन में भी बहुत सारी ऐसे सेक्शन हैं जो ज़्यादा फ़ायदा उठा पा रहे हैं और कुछ बिल्कुल ही डिप्राइव्ड हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो कहने का मतलब जो रिजर्वेशन का मेन रियल पर्पस जो है कि सबका हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट हो, और जो प्रीवियसली जिन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, जिनको डिप्राइव्ड रखा गया था एक्सेस करने के लिए मटीरियल वर्ल्ड की बात करें, तो वहाँ पर
उनको अपलिफ्ट करना जो टारगेट है उसे हमें अचीव करना है, तो इसके लिए हमें एक बार फिर से रीलुक करना पड़ेगा, मतलब रीलुक करना पड़ेगा रिजर्वेशन की पूरी पॉलिसी पे। अब ये जो 5 जजेस बेंच का जो ये एक डायरेक्शन आया है, इसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आता है 2004 की एक 5 जजेस बेंच की एक और जजमेंट से। उसमें ये कहा था कि स्टेट्स के पास में कोई राइट नहीं है कि वो सब कैटेगराइज कर सके SC STs के बीच में। तो अभी तक ये फाइनल नहीं है कि वाकई में रिकैटेगराइजेशन स्टेट्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक 7 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टैब्लिश की है, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 जजेस की बेंच ये है, 5 की ये है, तो इस 5 वाली को अगर ये ओवरकम करना चाह रही है तो ओवरकम नहीं कर सकती। ओवरकम करने के लिए या फिर जो जजमेंट है उसको चेंज करने के लिए आपने को ज़्यादा जजेस की बड़ी बेंच बिठानी पड़ती है। तो वही चीज़ अभी की है, 7 जजेस की बेंच बिठाई गई है एपेक्स कोर्ट के द्वारा कि भाई इस बात को फिर से रिव्यू करो आप और फिर बताओ कि क्या करना आगे सही रहेगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की रीडिंग है, इसकी मेरिट्स ये हैं कि रिजर्वेशन का जो टारगेट था, वो जो इनइक्वालिटीज थी उनको हमें ख़त्म करना है कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, जो अभी तक डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। तो ये जो सब क्लासिफिकेशन है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ये जो अभी तक जो ट्रीटमेंट जो अपन देखते आ रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि रिजर्वेशन की बेसिक थीम होती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इंश्योर करना, कि जो बड़े हैं उनको कहो कि भाई आप अपने लेवल पे अपनी स्ट्रगल करो, जबकि गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो ये है कि जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करे। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना कि कुछ लोगों के हाथ में ही ज़्यादा पावर हाथ ना लग जाए। तो उस चीज़ को ध्यान रख के रिजर्वेशन का एक प्रिंसिपल शुरू किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से। एविडेंसेस देखे जाएं तो ये भी रियल है कि कुछ कास्ट हैं वो जो हैं हमेशा से, अगर प्रीवियस देखें या आज देखें, तो एम्प्लॉयमेंट की बात करो चाहे एडमिशन्स की बात करो, रिजर्वेशन मिलने के बावजूद SCs में जो है कुछ कास्ट ऐसी हैं वो बाकियों को बिल्कुल एक्सक्लूड करती हैं, खुद ही डोमिनेट कर रही हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ में अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखें तो कुछ ही सेक्शन ऐसे थे जिन्होंने मटेरियल रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ किया, खुद एडवांटेज्ड लेवल पे रहे, चाहे वो लैंड हो, चाहे कल्चर कैपिटल हो, चाहे एजुकेशन हो। इसमें हर जगह पे SCs को कहीं ना कहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कहीं ना कहीं डिप्राइव किया गया, रोका गया। तो इन दोनों चीज़ों को देखें तो हमें रिजर्वेशन को कहीं ना कहीं होमोजीनियसली हमें एक सिस्टम बनाना जो है SCs के लिए, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ को हम इंश्योर कर सके, इनइक्वालिटीज़ को हम कम से कम कर सकें, उस चीज़ के लिए ये रिव्यू करना अच्छी बात है। अगर अपन आगे देखें कि जो अगर डोमिनेंट सेक्शंस हैं उन्होंने जो कुछ भी गेन किया है वो ज़रूर वीकर सेक्शन के एक्सपेंस पे था। वीकर सेक्शन ने जो, देखो सबके, आप जब भी अपन पढ़ते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज हो, सोशल रिसोर्सेज हो, उन सब पे इक्वली सबका इक्वल राइट होता है। तो उस केस में अगर कुछ लोगों के पास में अगर ज़्यादा पावर है तो कुछ लोगों की पावर ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आर्टिकल में। तो यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि जो वीकर सेक्शन है फिर उसके अंदर क्या आती है, रिसेंटमेंट आती है, मतलब वो कहीं ना कहीं अपने राइट्स के लिए फाइट करना शुरू करता है और इश्यूज़ को मोबिलाइज करता है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, इन्होंने SC रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन के लिए काम करना शुरू भी किया है। तो यहाँ पर जो डोमिनेंस है कुछ कास्ट, सर्टेन कास्ट की, उसको अगर हमें अवॉइड करना है, उससे हमें जो डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको हमें अपलिफ्ट करना है, तो हमें इस पूरे इशू को एक तरीके से हॉलिस्टिकली टैकल करना पड़ेगा और उसमें स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप स्टेट इंटरवेंशन करवाते हो तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ पर हम पॉलिटिकल इलेक्टोरल एग्जिजेंसीज को अवॉइड करें, पॉपुलिज्म को ध्यान ना रखें कि हमारा वोट परसेंट कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर उनको और ज़्यादा रिजर्वेशन दे दो और जहाँ पर नहीं है उसको। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में 2007 में नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने एक आइडेंटिफाई किया था 18 SCs को, मतलब SCs कास्ट को, जिनको बोला गया था महादलित कैटेगरी, और उनमें से 22 थी टोटल, 22 में से 18 को रिकॉग्नाइज कर दिया। 2008 आते आते 2 को और इंक्लूड कर लिया और फिर उसके बाद में 1 को और इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे करके केवल 1 ही तो कास्ट बच गई
बाकी सारी की सारी आप कंसिडर कर रहे हो कि हाँ इनका अपलिफ्टमेंट हो गया है रिजर्वेशन में, तो भाई इस तरीके से जो पासवान्स थे केवल वो बच गए, बाकी सारे के सारे आपने महादलित कैटेगरी में डाल दिए। तो ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो है इसको हमें कहीं ना कहीं साइड में करना पड़ेगा, नहीं जो वाकई में हिस्टोरिकल इनजस्टिस या इनइक्वालिटी का जिन लोगों ने सामना किया ना, इस समस्या को आप एड्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये यहाँ पर ये आर्टिकल अपना यहीं खत्म होता है। अब 2 आर्टिकल्स अपने बच रहे हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के। इसमें पहला आर्टिकल है द क्लटर्ड चेसबोर्ड, ये खलीद अहमद ने लिखा है। इसमें बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस, जिस वजह से रिवॉक किया है इंडिया ने, तब से पाकिस्तान बहुत तड़पड़ा रहा है कि कैसे भी करके सऊदी अरब को कन्विंस करे और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक सेशन बुलाया जिसमें कि इस पे रेजोल्यूशन लिया जा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान टर्की और मलेशिया को भी इस चीज़ के लिए लाने की कोशिश कर रहा है, पर सऊदी अरब ने तो क्या मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ, जबकि टर्की और मलेशिया है उन्होंने इन चीज़ के लिए इसको साथ देने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि पैरेलल ओआईसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है, इस्लामिक जो कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है, कार्टेल है पूरा। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने टर्की और मलेशिया को अपने साथ में लिया और एक पैरेलल स्टैब्लिश करने की कोशिश की, वो भी फ्लॉप हुआ क्या, पाकिस्तान ने ये आइडिया दिया और पाकिस्तान ने ही खुद ने अटेंड करने से मना कर दिया सऊदी अरबिया की प्रेशर की वजह से। साथ में पाकिस्तान ने ये जब एक ये नया पैरेलल बनाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे प्रेशर था सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब के प्रेशर को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान ने ये कहा कि भैया हमें जो आपने $6.2 बिलियन का जो लोन देने की बात कही है उसमें से हम $1 बिलियन तो आपको वापस करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान ने चाइना से उधार लिया और वो देने की बात कही। अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से जो रिप्लाई दे रहा है, जो बातें कर रहा है, वो ऐसे दिख रही है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को इक्वल स्टेक्स पे देखता है सऊदी अरब में, जबकि रियलिटी ये है कि सऊदी अरब ने खुद ने ये पैसा मांगा है कि भाई मेरा पैसा वापस दे जो मैंने तेरे को दिया था। तो यहाँ पर जो रिज है, जो वेज है इनके बीच में, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में और ज़्यादा तब दिखती है जब फ्रस्ट्रेशन में आके फॉरेन मिनिस्टर शाह मसूद कुरैशी ने यह कहा कि भाई सऊदी अरबिया है वो इकोनॉमिक प्रेशर को फेस कर रहा है, कोविड-19 की वजह से जो ऑयल प्राइसेस डाउन हो गई, इस वजह से पाकिस्तान पैसे वापस कर रहा है। साथ में सऊदी अरबिया के लिए ये बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को मैं खुद कंपेल करूंगा कि अगर सऊदी अरब ओआईसी की मीटिंग नहीं बुलाता है तो मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोल करके अदर इस्लामिक कंट्रीज़ को साथ में लेकर के एक मीटिंग बुलवा दूंगा कश्मीर इशू को लेकर के। तो इन दोनों चीज़ों से सऊदी अरब जो है वो नाराज़ हो गया। साथ में अगर एक डेवलपमेंट और देखें, पाकिस्तान जो है वो अब ईरान के क्लोज जा रहा है, क्योंकि चाइना ने जब से $400 बिलियन की जो एक एग्रीमेंट साइन किया है ईरान के साथ में, तो उसमें क्या है, चाबार प्रोजेक्ट में जहाँ इंडिया इन्वॉल्व था वो कहीं ना कहीं आउटेड है। तो पहले जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट था इंडिया कि ईरान में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक तरफ तो ग्वादर पोर्ट था पाकिस्तान का, दूसरा तरफ थोड़ा दूरी लगभग 100 किलोमीटर या 100 माइल्स की डिस्टेंस पे ये था, क्या बोलते हैं इसको, इंडिया का जो चाबार पोर्ट है। तो ऐसे करके जो पाकिस्तान का चाइना का ईरान के साथ में कोलैबोरेशन करना, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का डर भी खत्म हो गया। रही सही में अगर अपन देखें तो जो ईरान का जो गल्फ कंट्रीज के साथ वॉर चल रहा है, अगर देखें तो वहां पर भी इनका एक दूसरे से इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो शिया वॉर की एक बात की जाए, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे यमन हो, तो एक तरफ तो शियाज को सपोर्ट करता है ईरान, और दूसरी तरफ आप देखते हो तो कौन सपोर्ट करता है, सऊदी अरब या फिर जो सुन्नी कंट्रीज हैं वो। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान एक एडवांटेज देखता है कि हाँ, अरब्स के अगेंस्ट में अगर ईरान के साथ जाते हैं तो अपन अपनी बात रखवा सकते हैं। दूसरा पाकिस्तान का जो अलाई है वो बन रहा है अभी टर्की से भी अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरब ही हो गए या फिर जो दूसरे कंट्रीज है, चाहे वो इजिप्ट हो चाहे कतर हो, वो भी खुश नहीं है, क्योंकि टर्की जो है मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। पर यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है कि ईरान और टर्की के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि सीरिया में एक तरफ असद रिजीम को ईरान सपोर्ट कर रहा है तो टर्की उसके अगेंस्ट में है। तो कहने का मतलब ईरान और टर्की के बीच में भी कॉमन नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए भी आगे जाके प्रॉब्लम बन सकता है। इसी तरीके से सऊदी अरब और टर्की जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं लीबिया में। वहां पर टर्की का ये जो सीरियन इशू है, इसमें ईरान जो है इस चीज का लेकर के और लीबिया में सऊदी अरब का सपोर्ट कर रहा है।
तो आप देखो कितना मतलब जम्बल्ड अप इशू चल रहा है इधर, और उन चीज़ों में फिर पाकिस्तान अपना खुद का स्टेक ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है एक नए आइडिया के साथ में आता है, और वो फिर टर्की के जो प्रेसिडेंट है जो अर्दोन, उनके साथ में काम करने की कोशिश करते हैं। और अभी जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था हमारे यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में, जिसमें खलीफा को फिर से रीइंस्टोर करने के लिए सपोर्ट करने की बात की थी, और ऑटोमन टर्किश जो अंपायर थी उसको फिर से बनाने की बात की गई, रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की गई थी। तो उसको भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है, जबकि सऊदी अरबिया और अरब कंट्रीज जो हैं वो हेट करते हैं ऑटोमन एम्पायर को, क्योंकि उन्होंने प्रीवियसली रूल किया हुआ है। तो टर्किश सिनेमा तक को भी बैन किया हुआ है इजिप्ट और यूएई ने। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो अर्दोआन की जो पॉलिसीज हैं टर्की में चल रही हैं उनको भी इग्नोर किया है। कैसे? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो दबा रहे हैं, वहाँ पे फिर से एक जो खलीफा का रूल था वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि टर्किश प्रेसिडेंट ये ध्यान नहीं देगा कि हाँ इंडिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन टर्की में अगर सिचुएशन देखें जहाँ पे इमरान खान अपना सपोर्ट देख रहे हैं, वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी टर्की नहीं दे सकता, क्योंकि आज तो इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टर्की में 52% आ गया जब से ये पैंडेमिक आया है। तो ये इस तरीके से जो टर्की वाला ऑप्शन है वो भी फीका दिखता है, ईरान वाला ऑप्शन है तो वो टर्की के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखता है। ऐसे ही मुस्लिम लीडर एक और ऑप्शन इन्होंने ढूंढा, मलेशिया में महातिर मोहम्मद जो अभी नो लॉन्गर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहे, उन्होंने भी एक इस्लामिक समिट कंडक्ट करवा करके अपने आप को इस्लामिक लीडर की तरह इम्पोज करने की कोशिश की। पर देखें रियलिटी मलेशिया की, तो भाई 60% ही तो मुस्लिम्स हैं, 40% में तो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और हिंदूज हैं। तो आप रिलीजियस डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर आप इस्लामिक कंट्री बनाते हो, और वो भी ऐसा कंट्री जो इकोनॉमिकली वाइबल उन्हीं सेक्शन से बना है जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे बुद्धिस्ट, कोई भी हो, जिन्होंने मलेशिया की इकोनॉमिक वाइबिलिटी को आज इंश्योर किया है, उन्होंने अच्छा रोल किया, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ही चाइना की बात करें तो चाइना जो है, जो इमरान खान का एक रेवोल्यूशन जो चल रहा है ना, उसमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि गल्फ रीजन में आज अमेरिका जहां अपने पैर निकाल रहा है, उठ रहा है वहां से, तो स्पेस जो बनेगा उसको फुलफिल करने की चाइना पूरी कोशिश करेगा। रही सही में इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे के कंटेंडर है गल्फ रीजन में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात की जाए तो चाइना है वो हमेशा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहेगा, एक्सट्रीम नहीं जाएगा पाकिस्तान के साथ में। तो कहने का मतलब ऑप्शंस चारों तरफ से चौक हो रहे हैं। तो यहां पर एक चीज जरूर है कि चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब क्या है, अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी चाइना की वेलफेयर या गुडविल जो है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो एक टेंशन है। साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू अगर सी रूट के थ्रू चाइना अगर तेल इंपोर्ट करता है गल्फ कंट्री से, तो वहाँ पर उसके कॉस्टली भी पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए चाइना ने अपनी BRI की एक ब्रांच CPEC पाकिस्तान के थ्रू स्टैब्लिश कर रखी है। तो उससे क्या होता है, पाकिस्तान और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम से कम आने वाले 25 से 30 सालों तक, जब तक कि उसको चाइना खुद अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं उसको लेकर के अगर वो एक दूसरे को इंडिया और पाकिस्तान सेटिस्फाई करते भी हैं तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान जिन कंट्रीज पर रिलाय कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो इशू निकल के आ रहा है, जो फाइनल जो चीज़ अपन कंक्लूड कर सकते हैं वो ये कि भाई आप कैसे भी करो सेटिस्फाई रहो और आगे काम करो रीजन की प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट जो निकल के आ रहा है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो गैप है ना उसी की वजह से है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में है, कंटिन्यू करेंगे अपन। राजा मोहन गांधी ने लिखा है, अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर इश्यूज चलते रहते हैं, तो चाइना भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्टी है, पर चाइना को अब एक बार साइड में रख के अपन देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को अगर कैसे अपन देख सकते हैं। देखो अभी 5 अगस्त को 1 साल हो गया था जब से इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवॉक किया है, तो उसी की एनिवर्सरी पे पाकिस्तान ने भी एक ऑफेंसिव मैप डिक्लेयर किया है, और उस ऑफेंसिव मैप के साथ में मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैपिटल है, वहाँ पर
भी एंटी इंडियन प्रोटेस्ट देखे गए तो इमरान खान ने मार्च निकाला है दिल्ली के अगेंस्ट में कश्मीर रिलेटेड स्टेप्स को लेकर के। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के ही डॉन न्यूज़पेपर के एडिटर हैं फहद हुसैन, उन्होंने ये कहा कि ये वेस्टफुल एफर्ट है। भाई अगर आपको टारगेट ही करना है कश्मीर के लिए तो आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे काम करो, ना कि ये इस तरीके की आप ये जो कर रहे हो कश्मीर में पीओके में जाकर के जो आप मार्च निकाल रहे हो। आप वॉशिंगटन, मॉस्को, लंदन, पेरिस, यूएन यहाँ पर जाकर के या फिर दिल्ली के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करो, मतलब इम्प्रूव करो, जिससे कि आप जो अपना टारगेट लेके चल रहे हो वो पूरा कर सको। यहाँ पे टर्की और मलेशिया जो वो कहीं ना कहीं वायबल ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, जिनके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान का रिएक्शन जो आ रहा है सऊदी डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रही है, मिल नहीं पा रही है, तो ये सारा का सारा केवल डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंडियन लीडर्स में फ्रस्ट्रेशन तो नहीं दिखाई दे रहा, पर इंडिया में एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है, जो कि इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया की और क्या वल्नरेबिलिटीज़ रह सकती हैं अगर इंडिया जो चाह रहा है उस कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग अगर वो काम कर देता है तो। क्योंकि अगर प्रीवियस कुछ स्टेटमेंट्स को रिकॉग्नाइज करें, जैसे कि आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद ने जो स्टेटमेंट दिया, इन्होंने ये बोला कि एज फार एज पीओके इज कंसर्न पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन इस पे पक्का है कि अष्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरा इंटीग्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का ही पार्ट है। साथ में अगर जब भी पार्लियामेंट चाहेगी तो उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम एक्शन ले लेंगे। तो एक तो ये स्टेटमेंट देखो। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जब नेशनल कैडेट कॉर्प्स को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान से हमारे 3 युद्ध हो गए, तीनों में पाकिस्तान की हार हुई है और हमारे आर्मी या जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको केवल 10 दिन की ज़रूरत है इस नेबरिंग कंट्री को हराने के लिए। साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान अभी प्रॉक्सी वॉर भी चला रहा है इंडिया के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पर बहुत से लोगों की, सिक्योरिटी पर्सनल्स की मौतें हो रही है। तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया और परमिशन भी नहीं दी कि भाई जाओ और अक्रॉस द बॉर्डर आप जा करके ऑपरेशन कंडक्ट करो, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक और जो एयर स्ट्राइक अभी की गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन कंपेयर करें इकोनॉमिकली, मिलिट्री या ह्यूमन रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी ब्लाइंडली या फिर एकदम क्लियरली इंडिया को ही बताएगा कि इंडिया एडवांटेज सिचुएशन में है। पर बात ये आती है कि अभी जो आप कुछ सोच रहे हो, अगर ऐसा कुछ हो गया, पाकिस्तान अगर हार गया, तो उस केस में आप कैसे टैकल करोगे सिचुएशन को? क्या सोवियत यूनियन ने जैसे अफगानिस्तान को टैकल किया वैसे करोगे, या फिर यूएस ने इराक को टैकल किया सद्दाम हुसैन के बाद में वैसे करोगे, या फिर आप पाकिस्तान को अपने आप में मर्ज करके अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करके ऑटोनॉमी प्रोवाइड करोगे? ये तरीका होगा? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये बात ठीक है कि दोनों देशों में से ये बचेंगे अगर युद्ध होता है कि न्यूक्लियर बटन को ना दबाए, क्योंकि डिजास्टर, खतरनाक डिजास्टर आते हैं। तो यहां पर राइटर बिल्कुल बोल रहे हैं कि डिफिटेड पाकिस्तान जो होगा वो इंडिया के लिए एक रिग्रेट होगा, एक कहीं ना कहीं खुद के लिए एक रिग्रेट सम होगा, खुद से सवाल करेगा। एक विक्टोरियस इंडिया जो होगा वो इमेजिन करे कि किस तरीके से पीस इंश्योर की जा सकती है, वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे डिसाइड करोगे? क्या यूएस जो आज कर रहा है वो ही अफगानिस्तान के साथ जो यूएस कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में, क्या इंडिया भी वैसा ही करेगा? क्योंकि देखो बात ऐसी है, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, लड़ाई अगर होती है तो उस केस में क्या होता है, अगर पाकिस्तान को आप डिस्ट्रॉय भी करते हो तो वहाँ के लोग वो तो जिएंगे ही ना। आप हरा किसको रहे हो, आर्मी को या फिर वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको? लोग तो जिएंगे, वो कैसे चलेंगे? अगर अफगानिस्तान बन गया तो इंडिया के लिए ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वॉर के अलावा भी कुछ और ऑप्शन है जहाँ पर हम रिजम्पशन कर सकते हैं नेगोशिएशंस को, चाहे ट्रेड हो, ट्रैवल हो, नॉर्मल रिलेशनशिप हो, या फिर जो टेररिज्म का जो एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है पाकिस्तान उसको छुड़वा दिया जाए। तो हम रीस्टोर कर सकते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स को, चाहे वो कश्मीर में करें चाहे पाकिस्तान में करें। तो इन चीज़ों को देखें तो आज के टाइम पे तो रियलिस्टिक नहीं है, पर सोच तो सकते ही हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान इंडिया रिलेशन को कैसे अपन बेटर कर सकते हैं, क्या कंसर्न्स हैं, वो अपन ने जानने की कोशिश की। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।